नाज़रीन, ये 1958 के आखिरी हफ्ते चल रहे थे जब नासा के हेडक्वार्टर में स्पेस साइंटिस्ट के साथ न्यूक्लियर रिसर्चर्स और अमेरिकन आर्मी के लोग मौजूद थे। सामने स्क्रीन पर चांद का टर्मिनेटर लाइन एरिया बिछा हुआ था और उसको बारीकी से देखा जा रहा था। ये चांद की वो सरहद है जहां पर रोशनी और अंधेरा एक जगह पर आन मिलते हैं और ठीक इसी जगह पर हाइड्रोजन बम्बिंग प्लान की जा रही थी ताकि हाइड्रोजन बम फटने से जो रोशनी का धमाका पैदा हो उसे दुश्मन मुल्क रूस के लोग साफ तौर पर देख सकें और अमेरिका की खलाई बर्तरी के आगे रूस और उसके इत्तेहादी ढेर हो जाएं। नाज़रीन, अब प्लान तो पूरी तरह पक कर तैयार था, लेकिन स्पेस साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आर्मी के लोगों पर घबराहट आया थी। यूं लगता था जैसे वो बहुत जल्दी में हैं और उन्हीं मंसूबे की बारीकियों को कंगालने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये नाजरीन वो दौर था जब अमेरिकन खलाई इदारे नासा को वजूद में आए अभी चंद माह ही हुए थे कि उस पर काले साए मंडलाने लगे। ये एक स्पेस एजेंसी के बजाय एक न्यूक्लियर हेडक्वार्टर बन गया जहां सुबह शाम साइंस के नाम पर अजीबोगरीब मंसूबे पकने लगे। तहकीक का हर जाविया गुस्से और इंतकाम के दहकते अलाव में जलकर भस्म होने लगा। आज जिस नासा को आप जानते हैं, अपनी पैदाइश के 2 साल बाद तक ये एक खास और खतरनाक कंडीशन से गुजरा है जिसके बारे में पहली बार 1990 में कार्ल सैगान ने दुनिया को बताया। और आज भी सर्द जंग में इस इदारे के स्याह किरदार को कोई नहीं जानता। 1958 से 1961 तक नासा में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिनके बारे में आप नहीं जानते और उन्हीं बहुत सारी अजीबोगरीब चीजों में से एक प्रोजेक्ट A119 था जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, जिसने नासा की तारीख को फिर बाद में बदला। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। alkhalis.pk, गांव से आपके घर तक। अभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, मयार पसंद ना आने की सूरत में रिटर्न पॉलिसी दस्तयाब है। नाज़रीन, नासा के क़याम से ठीक 1 साल पहले सोवियत यूनियन इत्तेहाद ने दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजी जो रेडियो सिग्नल्स के जरिए जियो इंफॉर्मेशन रूस को मुहैया करती और यूं रूस इंफॉर्मेशन के हुसूल में दीगर अक़वाम आलम से बर्तरी इख्तियार कर गया। अब आलमी सतह पर 1945 यानी दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक शदीद किस्म की सर्द जंग का आगाज हो चुका था। इस जंग का बुनियादी मकसद दुश्मन के बारे में मालूमात के एक वसी जखीरा तक रसाई थी, जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक यानी रूस और उसके इत्तेहादी और अमेरिका जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ मालूमात की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा और बहुत सारी चीजें कर रहे थे और इन सारी चीजों के जरिए एक दूसरे को कमतर या बरतर बनाने की एक जंग लगी हुई थी जो कि सर्द जंग कहलाती है। और यूं 50 की दहाई में ये जंग खालिस्तन एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट बनकर रह गई जिसमें दोनों तरफ की अकवाम की मिलिट्री, टीचर्स, रिसर्चर्स और आम आदमी अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक नबर्द आजमा हो गया। और फिर यूं नाजरीन कई तरह के साइंसी महाज खुले, जैसे ऑपरेशन M के अल्ट्रा के जरिए अमेरिका ने इंसानी दिमाग में डाटा भेजने की कोशिश की। इसकी पूरी एक तारीख है और बहुत लर्जाखेज है ताकि सोवियत यूनियन आर्मी और आम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह रशिया ने कोला सुपर डीप नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत जमीन पर 40,000 फीट गहरा सुराख किया गया और जमीन के कोर की आवाजें सुनी गई। लेकिन नाजरीन, कहानी तब ज्यादा दिलचस्प होती है जब सोवियत यूनियन ने 1958 में न सिर्फ अपनी जाती सैटेलाइट लॉन्च की बल्कि उससे पहले वो जियो बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब जो तजुर्बा थे वो कर चुके थे और अमेरिका को निशाने पर रख चुके थे। अब जवाबन अमेरिका के हालात ये थे कि अभी नासा जैसा अजीमुशान इदारा भी वजूद में न आया था और जंग की ये किस्म इसके लिए यानी अमेरिका के लिए बिल्कुल नई थी। अब लिहाजा अमेरिका ने 1958 में नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की बुनियाद रखी और सोवियत यूनियन को स्पेस में तगड़ा जवाब देने का फैसला हुआ। लेकिन नासा के क़याम में एक शुरुआती गलती ये हुई कि रशिया की स्पेस दौड़ को तहकीकी महाज के बजाय
अमेरिका ने इसे एक मिलिट्रिकल इवेंट के तौर पर लिया, लिहाजा नासा पर खलाई साइंसदानों से कहीं ज्यादा फौजी दिमागों का असर रसूख जगमगाने लगा। नासा हेडक्वार्टर में अमेरिकन आर्मी और एजेंसीज के लोग अक्सर मौजूद रहते और यूं उनकी मौजूदगी एक वक्त के बाद अपना रंग दिखाने लगी। नाज़रीन, सोवियत यूनियन की बढ़ती हुई खलाई बर्तरी को महदूद करने के लिए नासा ने ऐसे मिसाइल प्रोग्राम्स पर गौर करना शुरू कर दिया जो स्पेस में रशियन सैटेलाइट्स को मार गिरा सकते थे। हालांकि इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत इंसान पहली बार मौसमों की दुरुस्त पेशेनगोई करने के काबिल हुआ था। नाज़रीन, 1961 में रूसी खलाबाज यूरी गागरिन वो पहला इंसान बना जिसने खला में जमीन के गिर्द चक्कर लगाया, और उससे 2 साल पहले रूस खला में जाने और चांद पर उतरने की पेशेनगोई कर चुका था। अब एक तरफ रूस तहकीक और तस्खीर के उस सफर पर निकल पड़ा था जो दरअसल इंसान की अजमत का रास्ता था और जिसकी मंजिल बड़ी बेहद दिलकश थी, तो दूसरी तरफ मिलिट्री के जेरे असर नासा में अब वो साइंटिस्ट भी आन पहुंचे थे जिनके बनाए हुए न्यूक्लियर हथियारों ने हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही मचा दी थी। लिनर्ड राइफल अमेरिका का माहिर तरीन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था और अक्सर नासा के हेडक्वार्टर में मौजूद रहता। उसने और अमेरिकन फौज ने फैसला किया कि इससे पहले कि रूस चांद पर उतरे, चांद पर हाइड्रोजन बम्बिंग करके उसकी सतह को शदीद जहरीला कर दिया जाए, और दूसरा चांद पर इस शिद्दत से हाइड्रोजन बम्बिंग की जाए कि उसके धमाके रूस में उनकी झलक साफ तौर पर देखी जा सके। अब नाजरीन, बात यह है कि अगर ये सारा प्रोजेक्ट यानी चांद पर बम्बिंग करने का जो प्रोजेक्ट है, ये सारा प्रोजेक्ट कोई खलाबाज तरतीब देता, कोई पेशावर खलाबाज तरतीब देता, तो वो यकीनन इसके यानी इस बम्बिंग के ज़मीन पर असरात, ज़मीन और चांद के ताल्लुक और इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को साइंटिफिकली ज़ेरे बहस लाता कि ये मिशन ज़मीन के लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदेह हो सकता है, उसकी पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन करता। लेकिन चूंकि उस वक्त नासा में खलाबाज फौजी जर्नैल थे जो अपने मखसूस तरीकाकार से मंसूबे तरतीब दे रहे थे, और आखिरकार प्रोजेक्ट A119 के नाम से मंसूबा तरतीब पा गया, जिसके तहत नासा ने रूस के चांद पर उतरने से पहले चांद पर न्यूक्लियर बम्बिंग करनी थी, जिससे अमेरिका और रूस को कुछ हासिल होता ना होता, लेकिन कुछ अनाओं की तस्कीन जरूर हो जाती। अब नाज़रीन, प्रोजेक्ट A119 जिस वक्त तरतीब पा रहा था, मिस्टर लिनर्ड राइफल उसके रिसर्च पेपर्स और मुमकिनात के जावियों पर धड़ाधड़ काम कर रहे थे, उस पर बहस जारी थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं। तो दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट यानी A119 की टीम में उस वक्त हम सब के फेवरेट साइंटिस्ट कार्ल सैगान भी मौजूद थे, जो उस वक्त गालिबन नासा के किसी अहम पोस्ट पर थे। कार्ल सैगान वो शख्सियत हैं जिन्होंने स्पेस को विद इंटरटेनमेंट न सिर्फ नई जनरेशन के सामने पेश किया, बल्कि 1990 तक नासा ने जितने भी स्पेस मिशंस किए हैं, कार्ल सैगान उन सब में रूहे रवां थे और आज भी, बल्कि अगली कई नस्लों तक ये हमारे फेवरेट रहेंगे। अब कार्ल सैगान ने नासा में फौजियों की आमद और उनके रूस के खिलाफ इंतकामी स्पेस मिशंस, खुसूसन चांद के हवाले से प्रोजेक्ट A119 का बारीकी से जायजा लिया, तो उन्हें नासा का मुस्तकबिल पूरी तरह तारीक नजर आया। वो कायनात की तस्खीर का जो अजीम ख्वाब देखते थे कि एक दिन अमेरिका अक़वाम आलम को खलाओं में लीड करेगा और नई दुनियाओं तक ले जाएगा, उन्हें ये तमाम ख्वाब चंद लोगों के गसीले मजाज और ना तजुर्बाकारी की भेंट चढ़ते नजर आए। आखिरकार नाजरीन, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट और उस वक्त के सदर जॉन एफ कैनेडी को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया कि रूस जहां तजुर्बे, तहकीक और तस्खीर में हमसे आगे निकल रहा, उनके हर इदारे में खालिस्तन प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी जिद, अना, जज्बा इंतकाम और गैर पेशा वाराना महारतों की वजह से तारीख के घड़े में दफन होने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट A119 दरअसल इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि रूस की बढ़ती हुई खलाई सलाहियतों के सामने खड़े होना हमारे बस की बात नहीं है, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि हम और इस तरह की हरकतें करके हम तारीख में एक लंबी बदनामी जो है वो अपने नाम करने जा रहे हैं। अब कार्ल सैगान और दीगर प्रोफेशनल साइंटिस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए कि हमारी अजमत चांद को तबाह करने में नहीं बल्कि उसे तस्खीर करने में है, और तस्खीर के मिशन को
आगे बढ़ाने के लिए हमें फौजी दिमागों की नहीं बल्कि क्रिएटिव साइंटिफिक ब्रेन्स की जरूरत है। लिहाजा इदारे को यानी नासा को मिलिट्रिकल स्पेस के बजाय खालिस्तन एक साइंसी इदारा रहने दिया जाए। इसके एवज रूस को स्पेस में पीछे छोड़ने का हल्फ आप हमसे ले लें। ये कार्ल सैगन ने जॉन एफ कैनेडी को जो है उस वक्त कहा था, और ये बात उस वक्त के अमेरिकन सदर जॉन एफ कैनेडी को समझ आ गई और उन्होंने नासा को मिलिट्री के असर से ना सिर्फ पाक किया बल्कि 25 मई 1961 में उसने सिविलियंस की ताकत से अगले 10 साल में चांद पर कदम रखने का दावा भी किया, और उसकी वीडियो भी आप YouTube पर देख सकते हैं। और इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए नासा ने खालिस्तन प्रोफेशनल लोग यानी सिविलियंस को ताकतवर किया, सिविलियंस को तालीम दी, सिविलियंस के ऊपर फंडिंग की, पैसा लगाया और अपने इदारे यानी नासा के अंदर उन्हें हायर किया। और ठीक 10 साल बाद यानी 1 साल पहले ही तकरीबन अमेरिका ने जो है वो चांद पर कदम रखने का दावा कर दिया था। और इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए नासा ने खालिस्तन प्रोफेशनल लोग अपने इदारे के अंदर नासा के अंदर भर्ती किए, लोगों को तालीम दी, फंडिंग की, उनको काबिल बनाया। और आज नासा दुनिया का वो वाहिद इदारा है जो कायनात के उन गोशों की आवाज़ भी सुनता है जहां पर हमारे सूरज की सल्तनत कहीं दूर पीछे रह जाती है। तो नाज़रीन, ये थी प्रोजेक्ट A119 की कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कौम अपने सिविलियंस को ताकतवर बनाती है, उन पर खर्चा करती है, उन्हें काबिल बनाती है, फिर अक़वाम आलम के ऊपर रूल करने का, लीड करने का जो हक है वो कुदरती तौर पर उन्हीं का ही बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।